नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी दलों में हलचल बढ़ गई है और सभी दल खुद को गुजरात में अन्य दलों की तुलना में बेहतर बनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने में दूसरी बार गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों अलग अलग जगहों पर कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने राजकोट के आटकोट में नवनिर्मित अस्पताल का शुभारंभ किया और पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु पाटीदार समाज रहा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के सेमिनारों को संबोधित किया। साथ ही अमित शाह ने यहां एक नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का भी उद्घाटन किया। अब चुनाव के ठीक पहले जहां अन्य सियासी दलों के मुकाबले में बीजेपी के लिए गुजरात बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए गुजरात में सरकार बनाना जितना ज़रूरी है, वहीं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है गुजरात बीजेपी के लिए खुद को बनाए रखना। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में गुजरात में मोदी का जादू कितना बरकरार रहेगा या फिर कोई अन्य दल बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब होगा। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी। मैं जब मुख्यमंत्री था तो सहकारी क्षेत्र में जो अमित भाई ने थोड़ा वर्णन किया, इनकम टैक्स लगता था और मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रहता था। और भारत सरकार में भी ये डिपार्टमेंट वो लोग संभालते थे जो खुद सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की बात मानी नहीं, देश के सहकारिता के क्षेत्र के लोगों की बात मानी नहीं। हमने जाकर के उस समस्या का भी समाधान कर दिया। साथियों, मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने लगभग 8 लाख किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किए हैं। बाकी बैंकों की तरह ही ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आज किसानों को मिल रही है। जब देश की सभी, जिसका अभी अमित भाई ने वर्णन किया, 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगी, कंप्यूटराइजेशन का हो जाएगा, तो हमारी कोऑपरेटिव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली है। गुजरात में
चुनाव को लेकर रस्साकसी जारी है और हार्दिक पटेल की भी पूरी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बीजेपी को लेकर बड़ा समारोह करने की तैयारी, बड़ी रैली करने का प्लान बीजेपी का, और कहीं ना कहीं गुजरात में सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में पूरी तरह जिंदा सचेत। अब ऐसे में हार्दिक पटेल भले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन श्री खोडल धाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल की जो चर्चा कांग्रेस से चल रही है, ये बीजेपी के लिए घातक, क्योंकि सौराष्ट्र से जुड़े 11 जिलों में नरेश पटेल का वर्चस्व, कद बढ़ा, और सबसे बड़ी बात कि आखिर हार्दिक पटेल से जो फायदा या पाटीदार समाज से जो फायदा हो सकता है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है अब तक, और बीजेपी उसको तोड़ने में नाकामयाब रही है कि जो पाटीदार समाज में दो, जो कड़ुआ पटेल और लेउआ पटेल, तो लेउआ पटेल जो ग्रामीण वोट है वो कहीं आज भी कांग्रेस के पास। अब ऐसे में हार्दिक पटेल के जाने के बाद कितना फर्क पड़ेगा, ये वक्त जब चुनाव धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी सब इस तिकड़म में लगे हैं कि कैसे उस वर्चस्व को हासिल किया जाए जो वर्चस्व हासिल नहीं हो सका है। और माधव सिंह सोलंकी ने जिस 150 के आंकड़े को छुआ था, बीजेपी उसको आज तक नहीं छू पाई है, और वो कैसे छुएगी इसके लिए बीजेपी पूरी रणनीति तैयार कर रही है लगातार। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना। से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी हम ढेर सारे सुधार करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई, सहकारिता मंत्रालय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनाने के बाद, मुझे लगता है इसके बाद जो बदलाव आने वाले हैं, हमारी रिक्रूटमेंट के अंदर भी पारदर्शिता आएगी। मैं जब मुख्यमंत्री था तो सहकारी क्षेत्र में जो अमित भाई ने थोड़ा वर्णन किया, इनकम टैक्स लगता था और मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रहता था, और भारत सरकार में भी ये डिपार्टमेंट वो लोग संभालते थे जो खुद सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने गुजरात की बात मानी नहीं, देश के सहकारिता के क्षेत्र के लोगों की बात मानी नहीं। हमने जाकर के उस समस्या का भी समाधान कर दिया। साथियों, मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने लगभग
8 लाख किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किए हैं। बाकी बैंकों की तरह ही ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आज किसानों को मिल रही है। जब देश की सभी, जिसका अभी अमित भाई ने वर्णन किया, 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस, पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगी, कंप्यूटराइजेशन उसका हो जाएगा, तो हमारी कोऑपरेटिव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली है। गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम स्टेट, ऐसे में बड़ी चुनौती ये कि आखिर कैसे उस वर्चस्व को हासिल किया जाए कि गुजरात मॉडल की कहानी, हालांकि गुजरात मॉडल के बाद यूपी मॉडल आ चुका है, लेकिन फिर भी गुजरात साख का सवाल बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि गुजरात में 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं 41% वोट लेकर कांग्रेस ने उस वर्चस्व को चुनौती दी है जिस वर्चस्व की बीजेपी बात करती है। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होना है वो शायद इस बार नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस में गुटबाजी है केंद्र से लेकर और गुजरात में भी ठीक वही हाल है। शक्ति सिंह, भरत सोलंकी, जगदीश राठवा, ये तमाम गुट अब उन गुटबाजी से बाहर निकल के टिकट का बंटवारा कैसे हो, ये सबसे बड़ी बात ही है। हमारे साथ विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, कार्तिकेय सिंह कांग्रेस से और श्याम बिहारी शर्मा बीजेपी से, 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। तीनों में आपका स्वागत एएनबी न्यूज़ पर। विपिन शर्मा जी, क्या लगता है कि बीजेपी का जो 2 बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, पीएम मोदी और अमित शाह, दोनों का होम स्टेट है, ऐसे में उस वर्चस्व को हासिल नहीं कर पा रही है कि माधव सिंह सोलंकी के उस जो 150 का आंकड़ा है उसको तोड़ दी? त्रिशूल जी, बात समझनी पड़ेगी। ये निश्चित बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों जो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, तो दोनों आज गुजरात की धरती अपने होम स्टेट पर हैं 2 दिन के दौरे पर। और निश्चित बात है क्योंकि यहाँ पर सारी निगाहें, सारा ध्यान केंद्रित है जो साल के आखिरी में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी उनके जो अलग अलग बैठकें हैं, जो जन सभाओं को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे अभी ये जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, सहकार से समृद्धि महात्मा मंदिर में, गांधीनगर में, वहाँ पर, तो ये उसकी पहले आपने ये जो नया मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, अस्पताल, तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि ये इस समय यहाँ पर पूरे दमखम से भाजपा चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनाव बिल्कुल दस्तक दे रहे हैं और यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे भाजपा, खासतौर से क्योंकि उसके बाद पहले हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को सेमीफाइनल बोलते थे, लेकिन गुजरात के चुनावों की भी बहुत अहमियत है क्योंकि राजनीति में, जैसे फौज में कहते हैं कि बहुत कुछ मनोबल पे निर्भर करता है, उसी तरह से राजनीति में मनोबल बहुत बड़ी बात होती है कि, और यहाँ पर कि आपका मनोबल सातवें आसमान पर है या नहीं, आप अपने पार्टी कैडर के जो कैडर के बाकी लोग हैं उनका आप कैसे मनोबल ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर गुजरात के चुनावों के क्या नतीजे आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बड़ा वाला जो फाइनल मैच होगा लोकसभा का 2024 का, तो यहाँ पर अभी जो, लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है चंद्रशेखर जी, कि यहाँ पर कि जो पहले का जो एक मैजिकल फिगर था वो क्या ये लोग उसको बरकरार रखेंगे या वहां तक पहुंच पाएंगे अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, तो ये अभी इस समय थोड़ा सा एक चुनौती बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में 21वीं सदी का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, तो यहाँ पर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। जैसे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अगर अमित शाह है तो
कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि आखिरी गेंद का साथ किसी बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा कहीं भी किसी भी टीम की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, मैं विपिन शर्मा जी आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, देखिए, गुजरात में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सब करने की ज़रूरत नहीं है संघर्ष, लेकिन वहाँ पर टिकट के बंटवारे से लेकर और जो वहाँ पर गुट हावी हैं उनको लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी रणनीति तय करनी होगी। गुजरात कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद और मुनासिब है। निश्चित बात है, यहाँ पर क्योंकि दोनों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं ये चुनाव, कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए। और आपने क्योंकि जिक्र करा भद्र सिंह सोलंकी का कि वो जो मैजिकल फिगर लेके आए थे, जब वो तो 4 दफा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, तो ये बातें समझनी पड़ेगी। उनको क्या बोला जाता था कि वो क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, जो उनका बिल्कुल एक तरह से उनपे जो पकड़ थी उस वोट बैंक पर, वो उसने उनको जीत हासिल दिलाई थी। वो मैजिकल फिगर जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और चुनावी मैदान में जब राजनीतिक दल उतरते हैं, उनके नेता उतरते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, उनके सामने अपना संकल्प पत्र उनको दिखाते हैं और उनको वायदे बताते हैं कि क्या क्या वायदे पूरे करेंगे, कैसे उनके अच्छे दिन आएंगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप क्या रणनीति के साथ उतरते हैं। और बहुत चिंता का विषय है कि अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में बात करें, क्योंकि यहाँ पर अब किन राज्यों में कांग्रेस रह गई है ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार बोला जाता है कांग्रेस को, उनके खुद के वरिष्ठ नेता उनको अपना दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उनको बोलते हैं आंदोलन करें, कांग्रेस से जो तैयार नहीं है या जाने की बात कर रहे हैं और लोग। और अभी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भाजपा के सामने चुनौतियां कम नहीं है। यहाँ पर निश्चित बात है कि विकास को समिति है और गुजरात मॉडल का जिक्र होता है। जैसे हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो ये निश्चित बात है कि गुजरात का मॉडल है जिसके आधार पर ही आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2 बारी प्रचंड बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी को। लेकिन यहाँ पर हर एक चुनाव में नई नई चुनौतियां होती है और जनता की अपेक्षा बढ़ जाती है हर एक चुनाव में। यहाँ पर जनता, वो दौर निकल गया जब राज्य चुनावों में जनता उम्मीद लगा के बैठी थी बिजली, सड़क और पानी से। तो जनता को अपेक्षा है उच्च स्तरीय अस्पताल बने, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, विश्वविद्यालय नए बने, एक्सप्रेस वे बने। मैं आऊंगा विपिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। श्याम बिहारी शर्मा जी। जी भैया। श्याम बिहारी शर्मा जी, क्या बात है कि गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी पूरे देश में पूरी तरह से कायम हो गई, लेकिन गुजरात को आप कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। गुजरात में कांग्रेस बराबर चुनौती बनी हुई है, क्या बड़ा कारण लगता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कोई न चुनौती थी, ना है, ना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करती है, राष्ट्र की सेवा करती है। और हम लोग जो भी योजना बनाते हैं वो राष्ट्र के सेवा के लिए योजना बनाई जाती है। चाहे प्रदेश कोई सा भी हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि वहाँ चुनाव होना बाहर, लेकिन ये जरूर देखती है कि वहाँ क्या होता है, किसके लिए क्या होना है। आज हमारे माननीय मोदी जी गए हैं गुजरात, माननीय अमित शाह जी गुजरात गए हैं और इन्होंने एक राजकोट के अर्थकोट में नवनिर्मित मातुश्री केंद्र पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। ऐसे 8 और प्लांट अभी लगने वाले हैं और कितना बड़ा लाभ किसानों को, आमजन को वो तो मिल जाएगा, लाभ आप तो मिल जाएगा, जो मिलना है लाभ तो पूरे देश को ही मिल रहा है आपसे। मेरा ये कहना है कि सौराष्ट्र में लगातार आपके लिए चिंता का विषय है। 11 जिलों में कहीं जो नरेश पटेल का वर्चस्व है, नरेश पटेल लगातार कांग्रेस से संपर्क में है, बताया आपको ये बात? देखिए, भाजपा ने कभी कोई चुनौती नहीं गई, चाहे नरेश पटेल हो या कोई और पटेल रहे हो, कभी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से काम करती है और सेवा भाव के आधार पर आगे बढ़ती है। आज जिस स्तर पे है तो मात्र सेवा भाव के कारण ही उस स्तर पे है। और जहाँ तक गृह स्टेट या होम मिनिस्टर का सवाल है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी
उनका पूरा राष्ट्र ही ग्रह है, पूरा देश उनका ग्रह है, ठीक है। पूरा देश ग्रह है। ठीक है। कार्तिकेय सिंह जी, देखिए ये तो राष्ट्रनीति करते हैं और आप राजनीति करते हैं, और राजनीति में गुजरात आपके लिए मुफीद और मुनासिब है, लेकिन गुजरात में आप वो करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं जो माधव सिंह सोलंकी कर गए थे, और आपको सब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन गुटबाजी नहीं तोड़ पा रहे हैं। गुजरात में लगातार कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के साथ रही। 2017 में अच्छे फीसदी वोट मिले कांग्रेस को, बड़ा वोट मिला। क्या कारण है कि गुजरात में वो करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं? आप बार बार जनता चाहती है तो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात करिश्मा की, तो जब वो नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे तो वो गुजरात के लोगों के सामने होंगे, गुजरात के लोग करिश्मा करके दिखाएंगे। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं भी मानता हूँ इनके लिए चुनौती नहीं, ये लोग वो है जो देश के सामने चुनौती खड़ी करते हैं, अलग अलग रूप में, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में करनी हो, चाहे किसानों के लिए करनी हो, या धर्म की करनी हो, तो ये चुनौती देश के सामने खड़ी करते हैं। इनके लिए कौन सी चुनौती हो। और रही गुजरात चुनाव की बात, चुनौती नहीं है। तो मैं बता दूं, पिछली बार 2017 में 41.44% वोट मिले थे, 77 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को। उसमें भी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, सारा मंत्रिमंडल गुजरात में बैठा दिया गया था, सारा अफसरशाही वहाँ बैठा दी गई थी। सब कुछ करने के बाद भी जीते थे वो। और अभी एक आप दूसरा सहारा ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के माध्यम से, तो इस बार में कोई सहारा नहीं चलने वाले, इस बार सहारा नहीं चलने वाले। इस बार भी देखिए चुनाव कर रहे, और अभी तो यहाँ पे मोदी ने शुरू कर दिया अपना कि मैंने देश को ये नहीं करने दिया, मैंने देश को जीतने नहीं दिया, तो देश को इतना ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि 80 लाख करोड़ का देश कर्ज हो गया है। 10,000 छोटे बड़े राइट्स हो चुके हैं, देश में दंगे हो चुके हैं। जो आपकी हंगर इंडेक्स है वो 2014 में 55 था, वो 101 हो चुका है। स्वीडन 142 से 150वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो पोषण में भारत 101वें नंबर पर है। तो तमाम चीजें हैं जिसके सामने देश के सामने कहाँ देश से जीतने दे रहे हैं। देखिए आप ये सोचिए कि एक समय था कि लोग तारीफ करते थे प्रधानमंत्रियों की, एक समय यह आया है कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर के बोलते हैं और अपनी तारीफ करने में लग जाते हैं। तो लोगों से भी पूछ लेते हैं। अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे एजुकेशन के ऊपर आया, वहां किस राज्य में आया? पंजाब में 2021 की रिपोर्ट थी, पंजाब सबसे नंबर है। जी विपिन शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि गुजरात में बीजेपी गुजरात मॉडल को लेके पूरे देश में कामयाब हुई, लेकिन गुजरात को ही कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई? क्या कारण मानते हैं आप? विपिन शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए श्याम बिहारी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आ रही भैया, आ रही है। श्याम बिहारी जी, क्या कारण है कि लगातार आप तैयारी करते हैं, लगातार गुजरात मॉडल पूरे देश में पॉपुलर है, फिर भी वहाँ कांग्रेस बड़ी संख्या में वोट हासिल कर रही है? देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ना दूर की बात है, अपने आप से लड़ रही है, अपने आप को स्वयं को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। और एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसमें निश्चित है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रियंका बनेगी, राहुल बनेंगे, सोनिया बनेंगी, चौथा नाम नहीं है, चौथा चेहरा इनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें पता नहीं कब हमारा बूथ अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कब कौन नेता हमारा राष्ट्र में प्रदेश में कहाँ पहुंच जाए। लेकिन इसमें कांग्रेस फिक्स है एकदम। अभी तो अपना तो निश्चय नहीं कर पा रहे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? राहुल रहेंगे, सोनिया रहेंगी, प्रियंका रहेंगी, और 3 के अलावा चौथा नाम इनके पास नहीं है। तो कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। और जो चेहरा इनके पास है वो ऐसा चेहरा है कि अपनी खुद ही एक अंतिम कील ठोक रहे हैं अपने ताबूत के अंदर। तो ये तो अपने आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव कहाँ लड़ेंगे जाके ये। लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, क्या कारण रहा? और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़े चेहरे हैं, बड़े काम वाले हैं, और काम का आकलन होता है, और काम के आकलन जो निर्णय होता है, बड़ी पार्टी है तो बोर्ड निर्णय करता है इसका। जी कार्तिकेय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कार्तिकेय जी, क्या जैसे 2017 में चुनाव हुआ था, सारी संभावनाएं थी, इस बार भी संभावनाएं हैं। नरेश पटेल बड़ा नाम है, 11 जिलों में बड़ा वर्चस्व है, वो खुद कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। क्या लगता है कि वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा नरेश पटेल के आने के बाद?
जो भी व्यक्ति जो भी सच्चा होगा, जो भी संघर्ष करना चाहेगा, उसका स्वागत हमेशा कांग्रेस पार्टी में, और अपने आप से कांग्रेस पार्टी में आना चाहेगा। जो डरेगा, घबराएगा, जिससे संघर्ष मेहनत नहीं होगा मुश्किल दौर में, तो कांग्रेस छोड़ के जाएगा। तो यही दो चीजें हैं। और रही बात की, अभी कह रहे थे कि कांग्रेस, ये भाजपा बड़ी पार्टी है, और इनका देखिए 3 मुख्यमंत्री मोदी जी के बाद इनको गुजरात में बदलने पड़ गए। अब हमारे में क्या होता है, हमारे बात होती है कि अब अगर आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लेटफॉर्म पे आके रख सकते हैं कि बातें सुनी जाती है। जो बाहर से लोगों को लगता है कि अरे इस पार्टी की बड़ी दिक्कतें चल रही है, भाजपा के अंदर क्या है कि अरे आप देखिए, चलो भैया आप मुख्यमंत्री बन जाइए, अच्छा आपको दिक्कत आइए, आप मंत्री बन जाइए। तो ये है, ये तो एक चेहरा रख ही नहीं पाते हैं ना। 5 साल में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। उत्तराखंड में ले लीजिए, गुजरात में ले लीजिए, तो मुख्यमंत्री बदल के चलाते रहते हैं। कितनी बड़ी पार्टी है, तो तब मुख्यमंत्री बनाने के दिन आप एक निश्चित व्यक्ति का चेहरा सामने रखते हैं, उसने क्या काम करे वो जनता के सामने लेकर के आते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि राज्य में और केंद्र में, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो आप वहाँ पे आपने क्या किया, केंद्र में चुनाव होंगे, आप वहाँ पे लेकिन आप कह रहे हैं चर्चा होती है, हार्दिक पटेल से चर्चा होती, तो हार्दिक पटेल क्यों छोड़ के जाते कांग्रेस? मैंने इस बात में कह दी, मैंने जवाब शुरुआत में दिया आपको कि देखिए, जो घबराएगा। चलिए कार्तिकेय जी, मैं जवाब लूंगा हार्दिक पटेल आखिर क्यों कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। कार्तिकेय जी, आप कह रहे हैं बात होती है, संवाद होता है, लेकिन क्या बड़ा कारण है कि हार्दिक पटेल को छोड़कर जाना पड़ा, और वो कहते रहे कि मेरी बात नहीं हो पाई, बात अगर हो जाती तो मैं नहीं जाता कांग्रेस छोड़ के, और आप कह रहे बात होती रहती है। चाहे जीवन हो चाहे राजनीति हो, किसी की महत्वाकांक्षाओं का कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी हर दिन महत्वाकांक्षा बढ़ती रहे और आप उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तो आपके अंदर सटपटाहट होगी, आपके अंदर हड़बड़ाहट होगी, और आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति विशेष पार्टी में आ सकता है, उसके कारण आपकी स्थिति डामाडोल हो सकती है, तो उसमें किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए कि जिस पार्टी की तरफ जाने का सोच रहा है, या जिस पार्टी की तरफ से वो लेटर डिस्चार्ज से उन्होंने लिखा हुआ था, बल्कि उन्होंने नहीं लिखा था, सबको पता है पढ़ने के बाद, तो आप उस पार्टी को आप इतने सालों से 6, 7, 8 सालों से आप उसको उल्टे सीधा बोलते रहे, उससे सवाल उठाते रहे, तो इसका मतलब आप जनता के सामने अपना झूठा दोहरा चरित्र लेकर के आ रहे थे। आपको जहाँ दिखेगा कि आपको जहाँ से आपको काम करना दिखेगा, आप उस तरफ चल देंगे, आपको जनता के मुद्दे नहीं। इसका मतलब तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका पार्टी के लिए अच्छा होगा हमारे लिए। और जिस पार्टी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नरेश पटेल से बात कर रहे थे, नरेश पटेल आए नहीं, लेकिन हार्दिक पटेल चले गए। बात हो रही है नहीं हो रही है, वो तो पार्टी के ऊपर के लोग तय करेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं जाने की बात पे बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति इस पार्टी के बारे में, वो जाते निर्दलीय जाते, या उनको लगता है कि जनता की बहुत आवाज उठानी, तो कांग्रेस पार्टी उनको कार्यकारी इतनी छोटी उम्र में अध्यक्ष बना दिया, इससे बड़ा पद क्या मिल सकता था उनको। संघर्ष करते गुजरात के युवाओं को जोड़ते। उससे पहले तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में रैली भी कर ली, जिसमें लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया, वो तो कर दिया उन्होंने। कह रहा हूँ आप उनके योगदान को क्यों नकार रहे हैं? पार्टी नहीं ना, मैं नकार बिल्कुल नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ उम्र में उनको 28 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया राज्य का, और उनको क्या चाहिए था, उनको तो दिलाया गया, अपनी बात रोकने कहने से मना तो किया नहीं था कभी। तो जब समाज करने वो खुद ही नहीं आएंगे, तो समाज को अपनी तरफ से, इस तरफ से तो नहीं होने लगेगा ना कि हम यहाँ बैठ के हार्दिक पटेल के बारे में बोलना शुरू कर दे। वो आके अपनी बात रखते, तो कुछ किया नहीं। महीने भर पहले तक तो कर रहे थे, उनको गुजरात के लिए भाजपा के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अब भाई भाजपा को बहुत लगने लगी है, उसी भाजपा के बारे में तस्वीरें पढ़ रहे हैं, उनको आजकल क्या बोलकर भीड़ लगने लगे हैं, तो वो उनके ऊपर है। ऐसे व्यक्ति तो पल पल में पड़ गए, उनको तो भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। विपिन शर्मा जी, क्या लगता है कि बीजेपी लगातार पूरी तरह से प्रबंधन से चल रही है, लेकिन गुजरात में चुनौती है, लेकिन कांग्रेस को उसको भुनाने में नाकामयाब होगी, उतनी कामयाब नहीं हो पाएगी इस बार भी? निश्चित बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने अभी जिक्र करा नरेश पटेल का, देखिए नरेश पटेल का क्या उनकी अहमियत है गुजरात की राजनीति में, सब भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि बिल्कुल बड़े आत्मविश्वास से नरेश पटेल ने बोला कि मेरे को सबसे निमंत्रण मिल रहा है आम आदमी पार्टी से भी, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, तो अपने आप में उनका जो विश्वास है वो 7वें आसमान पर है, और उनकी क्या अहमियत है गुजरात की राजनीति में वो भी जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हार्दिक पटेल का जाना और यहाँ पर नरेश पटेल फैक्टर, उसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि 2 सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो बिल्कुल
यहाँ पर समीकरण बहुत बदल जाते हैं और ये बात सबको पता है। तो यहाँ पर जब तक कुछ अपनी रणनीति में बहुत भारी भरकम बदलाव नहीं लाते कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर वो संभावना कम दिखती है। चुनौती निश्चित बात है यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है, बना के रखी हुई है यहाँ पर। और जो एक बार बार जिक्र करते हैं कांग्रेस भाजपा के नेता कि यहाँ पर उनके सामने कोई चुनौती नहीं, तो मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। यहाँ पर कभी भी किसी को अपने प्रतिद्वंदी को आपको कम आंकना नहीं चाहिए, उनको आप बल्कि ये होना चाहिए आपसे, ये एक बड़े नेताओं से ये अपेक्षा करी जाती है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो अपने सामने जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको आप मजबूत समझे, तभी आप अपनी रणनीति को भी बढ़िया लेके चलेंगे चुनाव में और पूरे दमखम से निकल पाएंगे। आप पहले ही आप अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे तो आप कैसे बढ़िया आपका नतीजा होगा। तो ये बातें समझनी चाहिए सारे नेताओं को, राजनीतिक दलों को। और सबसे बड़ी बात है इस समय नव जो समझेगा कि आपने गुजरात मॉडल की बात करी, निश्चित बात है, बिल्कुल निस्संदेह कि गुजरात मॉडल ने कायाकल्प बदली गुजरात की और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उस बात की तारीफ होती है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना है कि यहाँ पर अब और उम्मीदें हैं लोगों की, जनता की उम्मीदें, और जनता और अपेक्षा कर रही है क्योंकि खास तौर पे कोरोना काल के बाद और उसके पहले आपने देखा कि चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, आपस की तनातनी, उससे अर्थव्यवस्था बड़े बड़े। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा विपिन शर्मा जी, देखिए पंजाब का चुनाव हुआ, अशोक गहलोत ने अपने सिपह सालार हरीश चौधरी को यहाँ भेज दिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और दूसरे उनके सिपह सालार रघु शर्मा को भेज दिया गुजरात। अब रघु शर्मा गुजरात में बिसात जमा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बिसात तो इधर भी नहीं जम पाई, उधर भी ऐसा हो जाएगा? देखिए वो आपने उदाहरण अच्छा दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है आपके तीन बात की यहाँ पर अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अभी जो जनता के मन में, जनता ने अपनी जो एक बना रखी है कांग्रेस को लेकर, पहले देखिए 2014 के पहले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस को देश की जनता ने नकारा। और उसके बाद अब परिवारवाद की बात होती है, वंशवाद की, आप शीर्ष नेतृत्व में आपकी कमी है जिसके कारण जनता बार बार उनको, आपने दोनों चुनावों की बात करें 2014 2015 में जनता ने उनको आईना दिखाने का काम करा कांग्रेस पार्टी को, और कई और आपने देखा कि उत्तराखंड में भी उम्मीद थी कि कांग्रेस वापसी करेगी। और पंजाब की सबसे बड़ी अहम बात है त्रिशूल जी, पंजाब का जिक्र करना यहाँ इस चर्चा में। पंजाब में तो सेंस पोल करा है कांग्रेस ने, यहाँ पर वो तो जीती हुई बाजी हारे हैं। हम लोग बिल्कुल, मेरे को याद है अच्छे से, हम लोग जिक्र कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस तो निश्चित बात है दोबारा वापसी होगी कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ पोल करा कि क्या कारण था कि इतने सुलझे हुए नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी कर दी। देखिए एक अच्छा क्रिकेट के मैदान में आपने नाम कमाया नवजोत सिद्धू ने, बात समझ आती है, लेकिन राजनीति एक अलग क्षेत्र है, अलग कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर उनका क्या कारण था, उससे जो आपने जो पूरा काडर था वो हताश हो गया। और कांग्रेस किस चीज के लिए जानी जाती है, गुटबाजी के लिए जानी जाती है। और जब सोनिया गांधी के कमान संभाल रखी थी, कमान भले अभी भी उन्होंने संभाली हुई है, तो वो अलग एक दौर था। लेकिन यहाँ पर अब जब तक कोई बड़े कदम कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी तो ये कांग्रेस जनता से दूर जाती जाएगी। और ये कड़वा सच है जो कांग्रेस को समझ आना चाहिए। बाकी सबको तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल। अब कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना है कि क्या कारण है कि वो जनता से दूर जा रहे हैं। और एक दौर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि चर्चा में आपसे पहले भी मैंने जिसका जिक्र करा है, शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री होती थी 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, निस्संदेह बड़े आत्मविश्वास से बोलूंगा ये बात कि वो स्वर्णिम दौर था हमारे देश की राजधानी ने जो देखा था, और बड़ा गर्व महसूस होता था। खुद मैं दिल्ली वासी हूँ कि जो विकास के कार्य हुए, जहाँ पर आपकी नजर जाती थी आप देखते थे विकास के कार्य हो रहे हैं। और श्रेय लेने के लिए होड़ में तो नेता खड़े जाते हैं, लेकिन विफलता के लिए बड़े गिने चुने नेता हैं जो विफलता के लिए भी उसकी जिम्मेदारी लेते थे। और शीला दीक्षित उन महान नेताओं में हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। और चौधरी प्रेम सिंह, देखिए जिनका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि पूरे विश्व में उन जैसा कोई नहीं है नेता कि जो 50 वर्षों से ज्यादा कभी चुनाव नहीं हारे थे। वो अलग बात है कि बाद में वो चुनाव हारे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने नाम, कोई ना कोई तो कारण होगा कि जब जनता उनको बार बार मौका देती थी, स्वीकार करती थी, उनको प्रचंड बहुमत मिलता था, तो वो कांग्रेस कहाँ गई? वो कांग्रेस थी
शीला दीक्षित, चौधरी प्रेम सिंह, आपने जिक्र करा माता सिंह सोलंकी का, और अब वो कांग्रेस कहाँ है? तो वो कांग्रेस को आत्मंथन करना है और कोई नहीं आएगा उनको बताने जताने की क्या कारण है कि आप जनता से दूर जा रहे हैं। कांग्रेस को खुद अब समझना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी कि यहाँ पर उनका रिवाइवल कैसे हो और वो जनता के दिलों में दोबारा जगह बना पाए। बिल्कुल। श्याम बिहारी शर्मा जी, क्या लगता है कि गुजरात में जो सबसे बड़ा तिलिस्म तो ये है कि गुजरात मॉडल ने पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनाई है, तो वहाँ कई लोगों की सिंपैथी है कि गुजराती लोगों की सिंपैथी है कि वहाँ से बनी सरकार ने पूरे देश में कामयाबी हासिल की है, तो वो आपको सिंपैथी मिलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने की जो बात है आपकी, जो आप आंकड़ा देते हैं हर बार, वो आंकड़ा कामयाब नहीं होता कि 150, 150, 150, वो 150 पे पहुँच नहीं पाते आप, क्या कारण है? देखिए 150 भी पहुंचेंगे और आंकड़ा हमारा जो सेवा भाव का आंकड़ा है, हम जो सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं, उसके आधार पे जो है अपना आंकड़ा बनाते हैं। जहाँ तक रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस जो है एक राजनीतिक पार्टी न होकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी तरह से चल रही है। हम लोग कह रहे हैं हार्दिक पटेल, इसके फाउंडर मेंबर कपिल सिब्बल छोड़ चले गए, फाउंडर मेंबर सुनील जाखड़ जो छोड़ के चले गए, तो कहाँ हार्दिक पटेल है? तो बहुत दूर की कौड़ी है। जब कपिल सिब्बल जैसे लोग जा सकते हैं, फाउंडर मेंबर जा सकते हैं, G23 बन सकता है, तो कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने बचाने की लड़ाई लड़ रही है और कभी ये दिखाना चाहिए कि मैं आज जीवित हूँ, बैठ पाए। हमारा मानना ये है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये वंशवाद से बाहर न निकली है न भविष्य में निकलेगी, घोटाला से बाहर न निकली है न भविष्य में निकलेगी। और ये आपको फायदा है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपए बेचते हैं तो 100 में से 15 रुपए वहां पहुंचते हैं, और आज मोदी सरकार है कि 100 के 100 रुपए खाते में पहुंचते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। तो ये मोदी जी की सरकार है कि आज जन जन में अगर है जगह तो मात्र मोदी जी के लिए है। मोदी का नाम है, सेवा भाव मोदी का है। आज मोदी ने कहा कि मैं सर झुका के नमन करता हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो गुजरात की जनता को सर झुकाना पड़े, शर्म करनी पड़े। तो हमारे मोदी जी हैं और आज तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अक्सर है, मोदी जी विश्व गुरु बनने की ओर अक्सर है। तो गुजरात हम पहुंचेंगे, 150 भी पार करेंगे, निश्चित करेंगे। ठीक है। कार्तिकेय सिंह जी, कार्तिकेय सिंह जी, नरेश पटेल से जो बिल्कुल जो बात है वो क्यों नहीं हो पा रही है? सिर्फ मुलाकातें क्यों हो रही हैं? क्या नहीं लगता आपको कि फिर बेअसर हो रहा है जो एक कवायद चली है? देखिए राजनीति महाराष्ट्र में होती किसी व्यक्ति से बात नहीं कर, व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है जिस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। तो नरेश पटेल जी कब ज्वाइन करें, क्या करेंगे, उसको समय आएगा, किसको ज्वाइन करें वो पता ही चल जाएगा। अभी सिर्फ खाते बोले नहीं, और कितना समय लाना चाहते हैं आप? इससे इतने से ज्यादा क्या समय आएगा बताइए आप? ये समय तो आ चुका है, आप अभी भी कह रहे हैं समय आएगा, समय आएगा। कौन सा समय आएगा बताइए? प्रवक्ता के रूप में वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब होता है, मैं इतना बड़ा पार्टी में हो गया हूँ कि मैं उस पर निर्णय ले लूँ कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, वो तो मैं बता देगा। अभी मेरे साथी कुछ जवाब सवाल कर रहे थे, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ बातों का। हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, वो पूरी बात ये थी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे जो कभी साबित नहीं कर पाए, और दूसरी बात के माध्यम से लोग उस पर पढ़ते हैं किस तरह के भाजपा ने घुमाते हैं लोगों को। भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जाए, आप भ्रष्टाचार की चोरी कर बात नहीं, तो सबसे पहले लोग सवाल पूछते हैं कि जो आर्थिक जो आप भ्रष्टाचार के सवाल लगाए तो कितने लोगों को आपने कर दिया, कौन सी कार्रवाई हो गई भ्रष्टाचार के पास, जवाब इनके पास नहीं होता है। तो आज आप परिवारवाद को बच्चों, क्योंकि यही परिवार इसी गांधी नेतृत्व के अंदर में, इसी गांधी नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव 2004 के 2009 के जीत पे हुए थे, तभी उसके बाद नहीं कर सकते। उसी गांधी नेतृत्व के अंदर में मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गांधी नेतृत्व के अंदर जीते हुए थे। तो उनको कहने में कुछ नहीं बचता है, बार बार परिवार में अच्छी बात करते हैं, अपने नेताओं को भूल जाते हैं, अमित शाह के बेटे को भूल जाते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे को भूल जाते हैं, वसुंधरा राजे के बेटे को भूल जाते हैं, तब इनको परिवार याद नहीं आता है। जब मोहन भागवत स्टेज पर खड़े होकर आरएसएस के मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि मैं जब तक चाहूंगा तब तक आरएसएस का प्रमुख बना रहूंगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता है, तब इनको याद नहीं आता है। जब आरएसएस की तरफ से किसी को भी अध्यक्ष बना दिया जाता है तब इनको परिवार नहीं आता। फिर नहीं, हमारी भाजपा की पार्टी नहीं है, परिवार है। अरे परिवार तो हमारा है ना, अगर हमारी पार्टी है, हमारा परिवार है, बार बार कहता हूँ किस पर अध्यक्ष बना रहे वो हम तय करेंगे ना,
हम क्या करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे चुनाव होते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। आप बताइए आपके कितने चुनाव से अध्यक्ष पद पर चुनाव होता है? और अभी बार इन्होंने बोला कि फाउंडिंग फादर बता दी, कांग्रेस के फाउंडिंग फादर नहीं, कांग्रेस 28 दिसंबर 1881 बन गई थी। फाउंडिंग फादर आपके साथ है। जसवंत का क्या हुआ, जसवंत सिंह का क्या हुआ था, आरिफ साहब का क्या हुआ था, कहाँ गए लोग? आज तो बढ़िया आपका बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग दो व्यक्ति को आप व्यक्ति विशेष हम सिंक्रेट होते हैं, हम हमारे दो तो वही लोग है। हम दो पता है किसको, हमारे जो गुजरात में कौन है उनको भी पता है, जिसको सारे व्यापार मिल रहे हैं देश में, तो कहते इनकम क्वालिटी लगातार बढ़ रही है। दो लोग की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी चर्चा उससे होती है, खुद सर्टिफिकेट भी लीजिए। एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी शिक्षा की रिपोर्ट आई है, इससे कुछ नहीं बोल पा रहे। इससे पहले खुद को सर्टिफिकेट देते, इस वैसे में प्रधानमंत्री जी हो गए, विकास में खुद ही मंच पर खड़े हुए खुद ही को छोटा ही साबित कर दे रहे हैं कि 10,000 में सारे 10,000 में सवाल क्यों नहीं उठा। आप उसकी जांच कराते, आपने सवाल कितना बार उठाए, राफेल कितना बड़ा सवाल उठा, फ्रांस की सारे मीडिया हाउसेस को बोल दिया, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति तक ने बोल दिया, आप मानने को तैयार ही नहीं हो चीज से। तो किन चीजों पर सवाल उठे नहीं, कोरोना में सवाल उठा, कांग्रेस का नहीं ना बता दो, कांग्रेस दिक्कत है, कांग्रेस के मुद्दों ठीक है, बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के पास 10 लोग आएंगे एक विधानसभा से, उसमें से एक को टिकट दे देगी, जीतेगा तो ठीक, नहीं जीतेगा तो ठीक, बाकी 1-2-4 रैलियां वहाँ हो जाएंगी गुजरात में? यही चुनाव है, यही चुनाव प्रबंधन है बीजेपी से अलग कांग्रेस का, या कुछ और? देखिए यही बात है इस समय की, यहाँ पर देखिए अगर जब तक कांग्रेस वही घूम फिर के बात आती है कि आत्ममंथन करने की, जो लोग बार बार जताते हैं, उनको बताते हैं कि आप आत्ममंथन करें कांग्रेस को, कि क्या कारण है कि हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी तरफ चले गए। सिर्फ समय मांगा था उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कि आप थोड़ा समय दें, उसी को कुछ बताना चाहते थे कि क्या वहाँ पर ग्राउंड जीरो पे क्या जमीनी हकीकत है असम में, तो उनको समय नहीं मिला। और आज असम के मुख्यमंत्री बने, फर्क इतना है कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे मुद्दे, राजनीति के मुद्दे, अगर आप बात करें। बिल्कुल विपिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, वो एक जो चार्म होता है राजनीति की, जो रोचकता होती है, वो कांग्रेस में कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये बार बार जब ये कहते हैं कि समय आएगा तो बताएंगे, वक्त आएगा, तो वक्त कब आएगा और कौन सा वक्त है जिसका ये इंतजार कर रहे हैं, ये जरा मुझे बताइए आप। मुद्दा यही है त्रिशूल जी कि कौन सी मुहूर्त, मतलब प्रधानमंत्री गृह मंत्री रैली कर रहे हैं गुजरात में जाके, उनको पता है बड़ा वर्चस्व है, सारी चीज़ें संगठित है, उसके बाद रैली कर रहे हैं, सब चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, योजनाओं को बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही वक्त आएगा। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है त्रिशूल जी। मुद्दा यही है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी निश्चित बात है बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है, उस पर अमल नहीं होता है। और यही अगर हम भाजपा की बात करें तो यहाँ पर इतनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बाद भी कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। यहाँ पर भाजपा के नेता, तभी आज आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री गुजरात की धरती पे हैं और वहाँ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, उनके साथ अपने सपने साझा कर रहे हैं कि कैसे देश को, कैसे आप गुजरात को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ऊंचा ले जाएं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप जब तक जनता के बीच में राजनीतिक दल नहीं जाएंगे, उनके नेता नहीं जाएंगे, तो बात नहीं बनने वाली। यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, ये बात समझनी चाहिए। सिर्फ महज बोलने से कि ये कांग्रेस का रिवाइवल होगा, कांग्रेस का दोबारा अच्छा दौर आएगा, वो कैसे आएगा? और आप किस बात का, किस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर एक तरफ तो आप संच रखते थे भाजपा पे, नरेंद्र मोदी पे, ये अच्छे दिन आ गए क्या? तो यहाँ पर आप यही बात कांग्रेस के नेताओं से पूछनी बनती है कि यहाँ पर आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? आप कब अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे? आप कब कमर कसेंगे? यहाँ पर हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, लेकिन अब तो वो सूरत हाल बन गए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए कि क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में आएगी, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में सत्ता पे काबिज हो गए हैं, दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर अब अगर कम से कम अगर आप सत्ता में नहीं है कांग्रेस पार्टी, तो कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो नजर आए। तो यहाँ पर क्या कारण है कि बोला जाता है कि उनके कुछ वरिष्ठ नेता रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं, तो यहाँ पर उनको खुद नहीं पता कि वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे। तो ये बातें एक संदेश अच्छा नहीं जाता जनता को। यहाँ पर जनता निश्चित बात है चाहती है, विकल्प चाहती है, यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव चाहती है। हम एंटी इनकम्बेंसी की क्यों बात करते हैं चुनावों में कि जब जनता हताश हो जाती है तो वहां पर फिर जो सत्ता में काबिज रहती है सरकार, जिस राजनीतिक दल रहते हैं उनको नकारते हैं और दूसरी राजनीतिक दल को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब कोई विकल्प सामने दिखाई नहीं देगा तो उसमें तो जनता के घूम फिर के जनता फिर उन्हीं को चुनेगी। तो ये बातें समझनी चाहिए कि कांग्रेस को कमर कस लेनी चाहिए। और एक बड़ी अहम बात बोलूंगा इस चर्चा में कि कुछ राष्ट्रहित के जो मुद्दे होते हैं वहां पर कोई इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर आप वहां पर जो सत्ता पे काबिज है सरकार है उनके साथ अगर एक बार में सर मिलाए। 370 एक बड़ा अच्छा मुद्दा है वहां पर आप। और सेना के शौर्य पे किसने सवाल उठाए थे, किसने सर्जिकल स्ट्राइक बोला था। ये नहीं बोल रहा मैं कि कांग्रेस पार्टी ने बोला पूरा, उसके अगर कुछ नेता बोल रहे थे तो उसका खंडन होना चाहिए था, उस बात की निंदा होनी चाहिए थी। अगर किसी ने सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहा था, मुझे तो बोलते हुए इतनी शर्म आती है ये बात। तो यहाँ पर आप अगर सेना की शौर्य को कैसे आप उसमें सवाल उठा सकते हैं? ये तो अब सेना का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और हमें तो फख्र होना चाहिए कि वो किन विपरीत परिस्थितियों में हमारे बहादुर सैनिक हमारे ये सुनिश्चित करने में जान की बाजी लगा देते कि हम लोग महफूज रहे अपने घरों में। और तो ये बातें जनता की बात अच्छा संदेश नहीं जाता है यहाँ पर। इसलिए उसके बाद हम कोरोना की बात करें, कोरोना काल में जब हाहाकार मच गया था प्राणवायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, तो वहां पर भी राजनीति शुरू हुई। जब आप इस्तेमाल कर रहे थे कि सब कुछ रोकथाम आएगा, कुछ उपचार आएगा कांग्रेस का, तो वहां पर भी फिर जब टीके का इजाज हुआ वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। ये तो किसी ने जताने की कोशिश करें कि भाजपा के दफ्तर में टीका बनाएंगे, तो हमारे महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है इसका। और ये बातें फिर ये समझना पड़ेगा कि रणनीति ये इन सब चीजों का हिस्सा है कि आपको रणनीति समझनी पड़ेगी, कहाँ सरकार को आपको घेरना है, कहाँ आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी पड़ेगी, तभी जनता के बीच में आप दोबारा जगह बना पाएंगे। और निश्चित बात है राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और यहाँ पर वो दिन भी दूर नहीं कि कांग्रेस दोबारा अपना जनता के बीच जा सकती है, अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, फिर जनता उनको स्वीकार करेगी। क्योंकि एक दौर था जब शीला दीक्षित का मैंने जिक्र करा, जब दिल्ली में आप लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर कैसे सारी सीटों पे कब्जा करा कांग्रेस ने। तो ये बातें और समय बदलकर दे नहीं रखता। आज भाजपा है, आप दिल्ली की बात करें तो ये बातें पासा कभी भी पलट सकता है, बशर्ते राजनीतिक दल मंथन करें और ये स्वीकार कर लें कि परिवर्तन सरकार का नियम है और अगर कुछ भारी भरकम बदलाव करने पड़े तो उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। कार्तिकेय सिंह जी, तमाम बातें आपने सुनी होंगी। मैं आऊँगा आपके पास। श्याम बिहारी शर्मा जी, तैयारियां पूरी हैं और ज़बरदस्त जोश है। ऐसे में गुजरात चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि वो कामयाबी हासिल होगी जो आप सोच के बैठे हैं? बिल्कुल निश्चित होगी। जो लोग आज आलू से सोना बना रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता गुड़ कैसे बनता है, गुड़ कहाँ लगता है, घोटाला जूझ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले मैं वीडियो देखा है कि राष्ट्रीय नेता एक बियर बार में है, महिला सब बियर बार में है, वीडियो देखा है मैंने उसका। तो ऐसे नेता कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कहाँ टिक पाएंगे, इसका तो भविष्य भगवान ही जानता है कि आपका इनका भविष्य क्या होगा। और इस पार्टी में एक फिक्स है कि अध्यक्ष कौन होगा, और मैं बताता हूँ अध्यक्ष सोनिया, राहुल या प्रियंका, इन 3 में से अध्यक्ष होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी अध्यक्ष पद के लिए नहीं बता सकते इसका अध्यक्ष कौन होगा। वो अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष हो सकता है, कोई काम पर कोई अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन प्राइवेट जो कंपनी है वो तो फिक्स है कि भविष्य में राहुल, प्रियंका और सोनिया तीनों में से एक अध्यक्ष बनेगा, चौथा अध्यक्ष कोई नहीं बन सकता। और तीनों अध्यक्ष बनेंगे तो पूंजी घोटाला, तीसरे घोटाला, फोर्जी घोटाला, कितने घोटाले लेकर के आएंगे। और हम लोग तो शून्य लगाने मिलते हैं घोटाला, वो भी करोड़ों में लाखों करोड़ों घोटाले निकल के आएंगे। और वो भगवान जाने वो दिन शायद ये मतलब नहीं आ पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो नरेश पटेल हैं वो लेउआ पटेल हैं, और अगर नरेश पटेल कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी को सौराष्ट्र से जुड़े 11 जिलों में बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के साथ जो भी आके मिला है लकवाग्रस्त पार्टी है, और वो खुद लकवाग्रस्त हो गया है। चाहे वो बसपा से मिली हो, चाहे समाजवादी से मिली हो, या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य से मिली हो, उस पार्टी का बंटाधार हुआ है।
तो कांग्रेस आज की तारीख में लकवाग्रस्त है और जहां भी पास जाएगी इस खुद की बीमारियों से लकवा कर देगा। तो मैं सोचता हूँ नरेश पटेल ऐसी बड़ी भूल नहीं करेंगे जो लकवाग्रस्त हो जाएगा। कार्तिकेय जी जी देखिए क्या कह रहे हैं श्याम बिहारी जी कि नरेश पटेल वो भूल नहीं करेंगे, और अगर आप मौका देते रहेंगे तो भूल वाकई में वो भूल नहीं करेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय से केवल बातचीत ही चल रही है। चलती रहेगी, आगे चलेगी। इन्हीं बातों को जवाब देता हूँ। वैसे भी इससे पहले इन्होंने व्हाट्सएप ज्ञान अपना दिखाया काफी अच्छे तरीके से, और इससे पहले हमने इनको पूछा हुआ था कि भाई 8 साल से कितने भ्रष्टाचारों पे कौन से आपने आरोप साबित कर दिए। बोलना बड़ा आसान था, हम लोग पूछ लेंगे। इसलिए भाई तू जी व्हाट्सएप पे लिख करके आ गया, राहुल जी को देख लिया। इनका जो महिलाओं का प्रति ऐसा माइंड है, इनको तो यही नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट वालों को देखेंगे तो नेपाल के समझ लेते, नेपाल लोगों को समझ लेते, हमारे नॉर्थ ईस्ट के उनको समझ लेते। इनको जापान से, कोरिया से, चाइना के सब लोग दिखाई देते हैं। रंग रूप में, धर्म में, जाति में तो उन्हीं पे है, और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चलते उनकी बातें चलते रहेंगे। अभी कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, शिवसेना के साथ महाराज शिवसेना ने छोड़ दिया, बिहार में तैयारी कर रही है, पंजाब में काली ने छोड़ दिया। तो ये है यहाँ पर जाते हैं क्योंकि सबको अपने से अपने आप को बचाना है कि जिन्होंने देश का बंटाधार किया है, तो पार्टियां देख रही है चीज से अलग हो रही है कि भाई समय रहते अलग हो लेंगी तो खलक खत्म होंगे तो विलुप्त होने वाले हैं। इन्होंने जो कुछ किया लोग उनसे जवाब मांगेंगे ना उसके ऊपर, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ग्राउंड पर की क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, उसको मानने को कभी तैयार नहीं होते, तो वो उनके साथ है। और नरेश पटेल जी की बात रही तो मैंने साथ की बात में कह दिया, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। नरेश पार्टी हमारे में आते हैं, हमारे में स्वागत है उनको, जब वो आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। अभी से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इससे क्या बात करने में कोई उसका मतलब कोई औचित्य नहीं बनता है यहाँ पर। तो जिस दिन आना चाहेंगे पार्टी उनका स्वागत होगा उस दिन। गुजरात में चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है, क्या तैयारियां हैं आपकी? गुजरात के चुनाव की अगर बात करें तो वही एजेंडे जो पूरे देश में चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के, व्यापारियों का वहाँ पे, और वहाँ पे जो गुजरात के ऐसे। हाँ, तो इस एजेंडे का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा आप लेके चले 5 राज्यों में भी जो परिणाम आए हैं वो भी आपके लिए बिल्कुल आपको पता है, ये सब कहने के बाद भी। सत्ता पाने के लिए तो किसी भी देश से गद्दारी थोड़ी ना करेंगे हम, धर्म जाति को थोड़ा ना बांटना शुरू कर देंगे, हमारे मन में अंतर क्या रह जाएगा। हमारा इतिहास रहा है, मुझे इतिहास से समझौता करके तो आ नहीं जाएंगे। कोई बेरोजगार हो रहा है हो जाए, कोई व्यवसाय जा रहा है चला जाए, कोरोना में कोई मर गया उसके आंकड़े देने नहीं, मुआवजा मांगे मरे नहीं, 1.5 साल किसान 7.5 से शहीद हो गए, उनके परिवारों से कोई मतलब ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में 70 हट जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब दूसरे दिन कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे हैं, सेना के जवान भी मारे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब बस जब चुनाव आएगा तो एक नकली वर्दी पहन करके, जो बड़ा आसान है, नकली बंदूक पकड़ के चलाते शौर्य यात्राएं निकाली जाएंगी। तो अगर उस कदर पे तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गिरेगी। जो मुद्दे हैं वो संघर्ष के थे, जमीनी के जो मुद्दे थे वही है, उसी पे हम संघर्ष करते रहेंगे। अब हमारी बातें कभी ना करिए ना करेंगे, हम ना मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी चक्कर में आप जो कह रहे हैं ना, नहीं, फिर प्रशांत किशोर को किसके लिए बुलाया था आपने? मीडिया मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट नहीं करने वाले थे तो आप? हमारे काफी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये भूल है कोरोना काल में मोदी सरकार की। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। श्याम बिहारी शर्मा जी, कार्तिकेय सिंह जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। गुजरात में बीजेपी पूरे तेवर में है और कांग्रेस वक्त के इंतजार में है। अब देखते हैं दोनों में क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि वो वक्त का इंतजार कर रही है जो वक्त उसके हाथ से निकल चुका है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।